सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें मिक्स मैच हो गई हैं और मैं देखती रहती हूँ आपस में ही लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बेस्ट नहीं है मैं बेस्ट हूँ, या फिर इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। आई नो देयर आर पीपल जो अच्छा भी कर रहे हैं, बट समझिए सर, राहु इज नॉट द कल्प्रिट। यस, राहु आज के युग का राजा है, बट आप उन्हें कल्प्रिट नहीं बना सकते। ठीक है, उसे एस्ट्रोलॉजी में गुंडा पर्सनैलिटी कहा जाता है कि राहु भ्रम है। अगर आप उसे ऐसे देखेंगे तो गुंडा है, और डेफिनेटली गुंडा तब तक आपको तंग नहीं करेगा जब तक आप उसके एरिया में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, अगर हम इसको इस तरह समझे तो मुझे ऐसा लगता है सर, राहु भ्रम है, और उस भ्रम को आप किस तरह ले जाओगे। मैंने राहु पर बहुत नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम्स डिजिटल न्यूज चैनल। इंसान जब अपने जीवन में मुश्किल परिस्थिति में घिर जाता है, किसी बड़े संकट में घिर जाता है, या किसी बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण लोग काफी बड़ी बड़े संकट का सामना करते हैं। ऐसे कई अनेक समस्याएं होती हैं जो इंसान को जकड़ लेती हैं। ऐसी परिस्थिति में जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो अपनी एस्ट्रोलॉजी पावर के जरिए, अपनी रेमेडीज के जरिए इंसान को उन संकटों से बाहर निकालने में उनकी सहायता करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध शहर गुरुगांव से सारिका चौहान खरबंदा जी से, जो गुरुगांव की फेमस एस्ट्रोलॉजर है, एक जाना पहचाना नाम है। हम उनसे जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के विभिन्न रहस्यों के बारे में और पर्दा हटाएंगे उन पहलुओं से जो कि लोगों के लिए आवश्यक है ताकि वो अपने जीवन को संवार सकें। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। नमस्ते सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द मैम, सबसे इंविटेशन। पहले आप अपने एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में हमें बताइए मैम। सर, मेरा नाम सारिका चौहान खरबंदा है। बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ, एंड आफ्टर मैरिज मैं गुड़गांव में रहती हूँ। ज्योतिष सीखने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, वो मेरे पतिदेव की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है। मुझे हाथ देखने की कला गॉड गिफ्टेड थी। उन्होंने बोला क्यों नहीं आप इसे प्रॉपर प्रोफेशनली करो। तो पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और वैदिक ज्योतिष को मैं प्रॉपरली कर रही हूँ, जो कि वेदों के 6 अंगों में से एक है, जिसे ज्योतिष कहा जाता है। इसी के आधार पर हम कोई भी गणना, किसी भी मुहूर्त, किसी भी आने वाली जो भी सिचुएशन है, कोई अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, उसका आइडिया आप लोगों को दे सकते हैं। ये मेरे हिसाब से ज्योतिष में आने का मेरा मेन रीजन था कि सही चीजों को, सही गाइडेंस को हम लोगों तक पहुंचाए। मैम, जी सर। एक बड़ा प्रमुख सवाल है कि ज्योतिष हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सर देखिए, ज्योतिष जैसे कि मैंने बताया, ज्योतिष अपने आप में अकेले कुछ नहीं है। वो वेद, जो वेद है, वेदों के 6 अंगों में से एक है। तो ज्योतिष का मेन काम ही यही है कि दूर जो हम अपने इन आंखों से नहीं देख सकते, वो ज्योतिष हमें दिखाता है। तो आप इसे कह सकते हैं ये राम सेतु का काम करता है, एक पुल का काम करता है आपके और क्लाइंट के बीच। उनको आने वाली प्रॉब्लम्स या फिर आने वाली चीजों के बारे में, या उनका अच्छा बुरा, किस चीज में उनकी स्ट्रेंथ है, किस चीज में उनकी वीकनेस है, उसके बारे में हम इजीली अपने क्लाइंट को बता सकते हैं और गाइड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम एक मैसेंजर है और हमारा काम है अगले इंसान को अच्छी गाइडेंस देना। और मुझे ऐसा लगता है बीइंग एस्ट्रोलॉजर, जो मेरा प्रोफेशन मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ, इट्स अ पर्सनल, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हर किसी के लिए अलग हो सकता है। मैं एक बॉन्ड क्रिएट करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके अच्छे बुरे वक्त में, जब तक वो रेमेडीज कर रहे हैं, आई विल बी देयर। मैम, आप हरियाणा के प्रमुख शहर गुरुग्राम से आते हैं। काफी चकाचौंध वाला शहर है, औद्योगिक और फाइनेंशियल दृष्टि से भारत में एक प्रमुख अपना स्थान रखता है। तो आपके पास में जो मैक्सिमम जो क्लाइंट लोकलिटी से आते हैं, वो किस तरह की समस्याएं लेकर आते हैं आपके पास। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर। मेनली सर सबका एक ही प्रॉब्लम होता है, पैसा। क्योंकि जिस जगह से मैं हूँ या जहां पर मैं हूँ, यहाँ पर बिना पैसे के, मुझे ऐसा लगता है कहीं भी, नॉट इन हरियाणा आई एम टॉकिंग, गुरुग्राम बहुत ही दौड़ती हुई सिटी है, और मोस्टली लोगों का जो मेन कंसर्न रहता है मनी और करियर रहता है, करियर में उतार चढ़ाव। और उससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल देखने में मिल रही है, दैट इज डिप्रेशन। बहुत ज्यादा लोग, छोटे बच्चे खासकर, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन के शिकार हो रहे हैं, और वो चार्ट में दिख भी जाता है किस रीजन से हो रहा है या फिर क्या है। तो हम कोशिश करते हैं कि उन्हें सही गाइडेंस दे। तो मेन इज मनी, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। मैम,
ये एआई का दौर है। एआई ने पूरी तरह से कई जो प्रोफेशन है उनको पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से अपनी पूरी तरह गिरफ्त में ले लिया है, और ज्योतिष भी एआई के प्रभाव से बच नहीं सका है। तो आपको क्या लगता है कि एआई का जो प्रभाव है वो कितना ज्योतिष को प्रभावित कर रहा है? सर, इस मामले में मैं क्या ही बोलूं। देखिए, मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं कहूंगी। एआई जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। बट आज के जमाने में भी, एआई के दौर में भी, मैं कोशिश करती हूँ कि अपना हैंड रिटन चार्ट प्रोवाइड करवाऊं। हाथों से लिखी हुई मैं कुंडली देती हूँ अभी भी। इट्स लाइक हैंड रिटन नोट्स आप कह सकते हो मेरे चार्ट के, क्योंकि देखिए पीडीएफ हम इजीली, आजकल सॉफ्टवेयर है, ऐसा तो है नहीं सब बैठ के गणना करके एक एक पहले पुराने ऋषि मुनियों की तरह कर रहे हैं। नो, वी ऑल आर लाइक एजुकेटेड, हम पढ़ाई कर रहे हैं और उस तरह से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो सब कुछ सॉफ्टवेयर पे है। बट उस चीज का, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है, जिसको उसकी जानकारी होगी, प्लैनेट क्या कह रहे हैं, राशियां क्या बता रही हैं, नक्षत्र आपको किस तरफ ले जा रहे हैं, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही कर सकता है सर, जिसने प्रॉपर पढ़ाई की हो। और एआई अपनी जगह है सर, और एस्ट्रोलॉजर्स अपनी जगह। मैम, आपको जाना जाता है अपने हाथ के द्वारा कुंडली बनाने के लिए, तो मैं ये जी सर। जानना चाहता हूँ मैम, टेक्निकल जमाना है, एआई का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है, गूगल प्ले पर काफी सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो रेडीमेड कुंडली बनाकर देते हैं। तो मैम, आप जब हाथ के द्वारा किसी कुंडली का क्रिएशन करते हो तो किस तरह की खास तैयारी करनी पड़ती है? इट मीन ग्रह गोचर की जानकारी, और मतलब किस तरह की तैयारी करनी पड़ती है, कितना समय आपको लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करिए मैम। जी। सर, इसके पीछे थोड़ी सी छोटी स्टोरी है, हो सकता है मैं थोड़ा आपका टाइम यहाँ जी लूं। मैम, कोई बात मैंने नहीं। एस्ट्रोसेज के प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे भी काम किया है, जस्ट इसलिए कि मुझे लगा कि चलिए लेट्स ट्राई, प्रैक्टिस करनी होती है आपको भी जब आप शुरू शुरू में सीखते हैं। सो सबसे पहला काम, पता क्लाइंट क्या बोलते हैं, मैम जल्दी बताइए जल्दी बताइए। एंड ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ऑल अबाउट जल्दी, क्योंकि अच्छे से अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी जल्दी में गलती कर सकता है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। और मैं जो टाइम लेती हूँ सर, मैं प्रॉपर 1 से 1.5 घंटा लेती हूँ कुंडली बनाने में। प्रॉपर हम भी सॉफ्टवेयर पे ही देखते हैं, ऐसा नहीं है मैं कहीं और जाके देखती हूँ, सॉफ्टवेयर पे ही देखती हूँ, फिर आराम से बैठती हूँ। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं सर देखने के लिए। इट्स नॉट ओनली 1 और 2 चार्ट, लगन चार्ट या फिर मून चार्ट नहीं होता जो हम क्लाइंट को दिखाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद एक कुंडली का निर्माण होता है। बेसिकली मैं टारगेट करती हूँ आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप। ये 5 से 6 मेन पॉइंट होते हैं जिन पे हम टारगेट करते हैं। इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, कब, कैसे, कहाँ, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर कब बनेगा, या फिर मेरी शादी कब होगी, तो ये जो कब, कहाँ, कैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए हमें बहुत डीप जाना होता है। और ओवरऑल आंसर निकालने के लिए आप किसी भी जो कंप्यूटराइज जनरेटेड कुंडली होगी उस पर आपको इस तरह के आंसर्स नहीं मिलेंगे। और जो हम रेमेडीज देते हैं, बेसिकली मैं कोशिश करती हूँ वो आपकी लाइफ टाइम रेमेडीज हो। ऐसा नहीं है कि इस महीने ये कर ली, अगले महीने वो कर ली। हम वार्षिक दौर में इस तरह करते हैं। अगर हम वार्षिक कुंडली बनाते हैं किसी की, तो हम ऐसे करते हैं कि इस मंथ आप ये रेमेडीज कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ आप ये कर लीजिए। वो डिपेंड करता है क्लाइंट को किस तरह करना है। बट मैं कोशिश करती हूँ जो रेमेडीज मैं देती हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब तक चार्ट को जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा पूजा पाठ की, मैं उन्हें पूजा पाठ की तरफ नहीं भेजती। और मैं हमेशा उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी अगर पूजा पाठ करवाना है किसी प्रसिद्ध पंडित से या फिर किसी जानकार पंडित से जिनका उच्चारण बहुत शुद्ध हो, उन्हीं से करवाइएगा। किसी से भी नहीं करवाना है, क्योंकि फिर उस पूजा का कोई फायदा नहीं है। रेस्ट हम लोग, आपका कौन सा स्टोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट है, न्यूमरोलॉजिकली भी मैं लोगों को बताती हूँ कौन से नंबर्स आपके लिए अच्छे हैं, कौन से डेज आपके लिए अच्छे हैं, नक्षत्र लॉर्ड, एवरीथिंग वो आपको मैं रिटर्न में देती हूँ। इसका मेन रीजन ये है कि मैं पर्सनल बॉन्डिंग क्रिएट करना चाहती हूँ अपने क्लाइंट के साथ। ऐसा नहीं है कि कुंडली बना ली और फिर बाय बाय, नो, इट्स यस डेफिनेटली हम लोग गृहस्थी वाले लोग हैं, और जो भी लोग ज्योतिष में आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ एक मिनिमम या मैक्सिमम, जिसकी अपनी जैसी श्रद्धा, एक अमाउंट फिक्स करना पड़ता है। और ये 8वें घर की विद्या है, इसे फ्री में नहीं किया जाता। सो इसका रीजन यही है। मैं अपने क्लाइंट्स को ये बोलती हूँ, आपको ये हैंड रिटन चार्ट संभाल के रखना है। मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज काइंड ऑफ मेरे काम की अगर आप वैल्यू करोगे, तो मैं आपको लाइफ टाइम, आप मुझसे पूछो उसी चार्ट को दिखा के, मैं उनको फ्री कंसल्टेशन देती हूँ सर उसके बाद। या मैम, ये काफी मेरा आपने सुंदर व्याख्या की। एक मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है मैम। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ज्यादा चलन है वो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन और साउथ इंडिया में केपी एस्ट्रोलॉजी को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो मैं इन जी दोनों का एक बड़ा अंतर आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने काफी सुंदर व्याख्या की है एस्ट्रोलॉजी की, आपको गहन जी। इसकी जानकारी है। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि पारसरी एस्ट्रोलॉजी और केपी एस्ट्रोलॉजी में दोनों में बड़ा अंतर क्या है, और उन वो ये दोनों आपस में एक दूसरे को चैलेंज क्यों करते हैं। सर देखिए, मेरा मानना है चैलेंज नहीं करना चाहिए। हर विद्या अपनी जगह बेस्ट है। मैं ऐसा क्यों कह पा रही हूँ, आप मेरे पीछे सर्टिफिकेशन देखेंगे, मैंने केपी में भी सर्टिफिकेशन करी है और मैं वैदिक में तो कर ही रही हूँ। आई हैव ऑलमोस्ट डन माय मास्टर्स, नाउ आई एम परसुइंग पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी। सो देखिए सर, दोनों की ना अपनी ही ब्यूटी है, दोनों की ही। चाहे कोई भी विद्या हो, मैं किसी विद्या को छोटा नहीं बोलती, कम ज्यादा नहीं बोलती, क्योंकि ये बेस्ट है अपने आप में। वैदिक में क्या होता है सर, हम लोग ग्रह, नक्षत्र, हाउसेस पर काम करते हैं। और जो केपी है सर, उसका सिस्टम भी ऑलमोस्ट सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर नंबर गेम होती है, वहां पर हमें आंसर्स मिलते हैं होगा या नहीं, हाँ या ना में हमें जल्दी जवाब केपी से मिल जाता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जो मुझे समझ आया है बहुत अच्छे से, केपी से हम इजीली यस एंड नो निकाल सकते हैं कि ये काम होगा या नहीं। तो मैं क्या करती हूँ, अपना वैदिक से प्रॉपर कुंडली बनाती हूँ, बिकॉज ये मेरा रूट है सर, मेरी जड़ है। बाकी मैंने अपना एक टी तैयार कर रखा है जिसमें कि मेरा केपी भी आता है। आई एम इनटू स्पेल्स आल्सो सर, नाउ आई एम लर्निंग टैरो एंड आई डू सो मेनी थिंग्स सर। चैंटिंग करती हूँ, मैं स्पेल्स करती हूँ लोगों के लिए, बट आई मेक श्योर कि आई डू इन अ पॉजिटिव वे। बट जो मेरे मेन रूट्स हैं वो वैदिक ही हैं, वो ज्योतिष ही है, जिसके कुंडली के माध्यम से ही मैं लोगों को चीजें अच्छे से बता पाती हूँ। और केपी से हम और हेल्प लेते हैं, अगर हमें और पक्का होना होता है तो मैं केपी में जाके देख लेती हूँ कि ये प्लैनेट यहाँ पर सब लॉर्ड इसका, वहां पर भी नक्षत्र ही देखे जाते हैं, सब लॉर्ड देखा जाता है वहां पर, और यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है ज्योतिष में। तो यस, दोनों अलग है बट दोनों बेस्ट है। जी बस सर। एक बड़ा खास सब्जेक्ट है कि कई बार हम देखते हैं लोग काफी भ्रम में रहते हैं। उनके भ्रम का कारण है लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो अपने जीवन को किस तरह आके, जैसे कि लोग, जैसे कि राशि, जो जो कुंडली में जो राशि का स्वामी है या लगन का जो लॉर्ड है, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दोनों की बहुत। महत्वपूर्ण स्थिति को लेकर कई बार लोग काफी भ्रम के शिकार हो जाते हैं। तो आप हमें डिस्क्राइब करिए कि कुंडली में राशि का स्वामी हमारे जीवन को ज्यादा प्रभावित करता है, और लगन लॉर्ड की क्या भूमिका होती है। सर दोनों ही आप कह सकते हो एक दूसरे के पूरक है, हेड और टेल है, आप किसी को कम नहीं आंक सकते। जो भी आपका लग्न होता है ना सर, उसका जो लॉर्ड है उसके जैसा आपका नेचर होगा, आपका स्वभाव होगा। मान लीजिए किसी का कन्या लगन है, 6 नंबर लिखा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो उसके लॉर्ड बुध हो गए, तो ऐसा इंसान आपको हंसमुख मिलेगा, जॉली मिलेगा। द्वि स्वभाव राशि है ना, तो डिप्लोमेटिक भी मिलेगा, अच्छे से उसको हंसना बोलना रोना सब आता होगा। बट वही उसकी जो राशि गिनी जाएगी जहां पर उसका मून बैठा होगा। मून कहां पर बैठा है वो डिसाइड करता है आपकी राशि। तो मान लीजिए किसी का मून बैठ गया है 12 नंबर की राशि में, तो उसका जो राशि स्वामी होगा वो जुपिटर कहलाएगा। तो दोनों ही लॉर्ड यहाँ पर जुपिटर और जो मरकरी है यानी कि बुध, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उस इंसान के लिए। और उनकी स्थिति जरूर देखी जाती है कि वो कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं, शुभ हाउसेस में बैठे हैं, या फिर 6 8 12 में तो नहीं बैठ गए। तो वो बहुत कुछ देखना होता है सर। कुंडली मुझे ऐसा लगता है जो आजकल ये मैंने जो जिस बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं काम भी कर रहा था 3 4 महीने, छोड़ा भी सिर्फ इसीलिए मैंने उसे, क्योंकि जल्दी बताओ कुंडली जल्दी नहीं होती सर, और जिनको जल्दी होती है वो सीरियस नहीं होते अपनी लाइफ के लिए। दैट इज व्हाट आई बिलीव सर। मैम, कुंडली में जो नक्षत्र का लॉर्ड होता है, मैक्सिमम जो बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, जो जाना पहचाना नाम है, वो ये दावा करते हैं कि जो नक्षत्र नक्षत्र का जो लॉर्ड होता है हॉरोस्कोप में, उसके पास में कुंडली की 90% तक कमांड होती है, वो जीवन की रूपरेखा तय करता है। आपका क्या नजरिया है इस बारे में। हाँ, इसका लाइव एग्जांपल सर मैं अपने आप से दूंगी। आपने मेरे लिए ये बहुत बड़ा फर्स्ट इंटरव्यू है इस तरह का, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया। और आज शनिवार है एंड सैटर्न मेरे नक्षत्र लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे नक्षत्र लॉर्ड का साइन है दैट आई एम देयर विद यू। मैं ऐसा नहीं है आज ही से मेहनत कर रही हूँ। आपने सुना होगा कि सैटर्न जब देता है तो लंबा देता है, बड़ा देता है, बट शुरू में मेहनत करवाता है। मैं भी 4 5 साल से मेहनत कर रही हूँ सर, बहुत अच्छे से कर रही हूँ, बट आज तक किसी ने मुझे आगे से इस तरह अप्रोच नहीं किया। आई गॉट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाई ऑन सैटरडे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लोग सैटरडे को इतना शुभ नहीं मानते। तो यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए होते हो
मोस्टली आपकी पर्सनैलिटी उस तरह की होती है, बहुत सारे जो ट्रेड्स होते हैं आप वहीं से निकाल सकते हो। सो नक्षत्र लॉर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द चार्ट सर। मैम, एक बड़ा क्रिटिकल सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया ने एस्ट्रोलॉजी की पूरी परिभाषा बदल के रख दी है। हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर जो वहाँ मौजूद एस्ट्रोलॉजर हैं या टैरोट रीडर हैं या नंबरोलॉजिस्ट हैं, वो ये दावा, उनका जो प्रेडिक्शन का जो जो नजरिया है वो गोचर तक सीमित है। जैसे कि कोई भी गोचर हर महीने या समय के अनुरूप जो अप डाउन होते हैं, आगे पीछे होते हैं, उसके आधार पर वो प्रेडिक्शन करते हैं। तो मैं आपसे, मेरा सवाल ये है कि क्या ये मान लेना चाहिए कि जो कुंडली की दशा, महादशा, अंतरदशा होती है, उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है और केवल गोचर ही हमारा जीवन चलाते हैं? नहीं सर, नहीं नहीं, गोचर देखिए इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, हर प्लैनेट की अपनी अपनी चाल होती है, तो गोचर गोचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा सर, कई लोगों को बोलते हैं आपके तो राजयोग है कुंडली में, राजयोग। सर सारे के सारे राजयोग धरे के धरे रह जाते हैं अगर आपकी सही महादशा या अंतरदशा प्लैनेट्स की नहीं आ रही है, तो आप भूल जाइए उन राजयोगों को, वो वहीं रहेंगे, वो किसी काम के नहीं होंगे। गोचर आप पर सर, आप जैसे आपको डेली बेस पे कुछ जानना है तो आप गोचर की हेल्प ले सकते हैं, बट अगर आपको बड़ा जानना है, आगे का जानना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक योर दशा महादशा, आप किस महादशा के अंदर चल रहे हो, सबसे पहले तो वो देखा जाएगा। फिर उसमें किस अंतरदशा कौन सी चल रही है वो देखा जाएगा, क्या वो दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं या एनिमीज हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है सर। सो इट रियली टेक्स टाइम। यस, कुछ लोग जल्दी जल्दी बता देते हैं, मान लीजिए आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, मैं आपको सब अभी एक्सप्लेन कर दूंगी, लिख के ले जाइए सर, विद इन आवर, 1 घंटा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप भूल जाएंगे आपकी और मेरी क्या बात हुई थी। दैट इज द रीजन आई गिव हैंड रिटन चार्ट, ताकि वो पर्सनल बॉन्ड बना रहे और मैं जेन्युइनली लोगों की हेल्प कर पाऊं। सो ऐसा नहीं है सर कि गोचर पर ही सब कुछ निर्धारित करता है, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं सर। देयर इज वन चार्ट कॉल्ड D60 चार्ट, कुंडली में होता है, जिससे इंसान ये तक जान सकता है कि आप पिछले जन्म में कौन थे, क्या थे, क्यों थे। तो बहुत सारी चीजें होती है सर चार्ट में देखने के लिए। सो इट्स वेरी डीप स्टडी, बहुत गहरा समंदर है। आप ऐसा समझिए जितने वहां से आप लोटे निकाल रहे हो ना, तो समंदर तो अभी भी वही है। सो ये बहुत गहरा है। हमारा अगला सवाल भी सोशल मीडिया से ही है, एक बड़ा खास सवाल है मैम। मैम, सोशल मीडिया पर 90% जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये दावा करते हैं कि अगर आज किसी का भी जो जीवन है वो संकट में है, मुश्किल में है, या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की कोई परेशानी है, तो सभी एस्ट्रोलॉजर ने मिलके, करीब 90% एस्ट्रोलॉजर ने मिलके अकेले राहु को खलनायक बना दिया है, एक बड़ा ब्लेम बना दिया है। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इंसान के जीवन को बर्बाद करने में, तबाह करने में सिर्फ राहु ही 90% रोल निभाता है? आपका क्या सोचना है इस बारे में? ओके सर, यस यू आर राइट। सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें मिक्स मैच हो गई हैं और मैं देखती रहती हूँ आपस में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, ये बेस्ट नहीं है, मैं बेस्ट हूँ, या फिर इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। आई नो देयर आर पीपल जो अच्छा भी कर रहे हैं, बट समझिए सर, राहु इज नॉट द कल्प्रिट। यस, राहु आज के युग का राजा है, बट आप उन्हें कल्प्रिट नहीं बना सकते। ठीक है, उसे एस्ट्रोलॉजी में गुंडा पर्सनालिटी कहा जाता है कि राहु भ्रम है। अगर आप उसे ऐसे देखेंगे तो गुंडा है, और डेफिनेटली गुंडा तब तक आपको तंग नहीं करेगा जब तक आप उसके एरिया में कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। आप समझिए, अगर हम इसको इस तरह समझे तो मुझे ऐसा लगता है सर, राहु भ्रम है, और उस भ्रम को आप किस तरह ले जाओगे। मैंने राहु पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, इसीलिए मैं बार बार लोगों को कहती हूँ, जिसको भी लगता है ना राहु उन्हें दुखी कर रहा है, उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है, एक पेन और पेपर लीजिए, आज क्या किया और कल क्या करना है, बस इतना लिखिए, टू डू लिस्ट बनाना शुरू करिए। बहुत आगे का मत सोचिए, क्योंकि राहु भ्रम देता है, इसीलिए राहु बदनाम हो जाता है, क्योंकि भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं है ना सर। तो हमें टू डू लिस्ट बनाते रहना चाहिए कि आज मैंने ये कर लिया, कल मैं ये करूंगा, परसों में ये करूंगा। जितना आप लिखोगे और उस चेकलिस्ट पे काम करोगे, राहु आपको रंग से राजा बनाने का दम रखता है, बट आपको राहु को यूज करना आना चाहिए। सो आप बिलीव नहीं करेंगे सर, आई तो ऑलवेज से थैंक्स टू राहु, बिकॉज ऑफ राहु ओनली मैंने घर बैठे बैठे सोशल मीडिया के थ्रू ही ऑनलाइन अपनी सारी पढ़ाई करी है। महर्षि कॉलेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ऑनलाइन मैंने सारी पढ़ाई करी है। जो भी प्रैक्टिस कर रही हूँ वो फिर आपकी प्रैक्टिस पे होता है कि आप पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो वो अलग बात है, बट आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो वो मैटर करता है। और मुझे जितने भी मेंटोर्स मिलते गए, घर आके तो कोई नहीं मिला, मैं भी किसी के घर जाके नहीं सीखा, बट राहु ने मुझे हेल्प किया। मेंटोर्स पे मेंटोर्स मेरी लाइफ में आते रहे और वो मुझे गाइड करते रहे,
और मैं सीखते 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 आज इस लेवल पे हूँ कि आराम से एक चार्ट को देखकर किसी को भी गाइड कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ किसी को भ्रमित करने के। सो यस सर, ये मेरा मोटिव मैं है। अभी आपने जैसे मेंटोर्स की बात करी, आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से मेंटोर आते गए, तो मैं जानना चाहता हूँ आपकी जो पास्ट पृष्ठभूमि है, इट मीन आपकी फादर की फैमिली से, आप हिमाचल प्रदेश से हैं, आपकी अभी जो मौजूदा वेशभूषा है वो भी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को दर्शाती है, तो जी आपका सर। मेन जो आध्यात्मिक ताकत है, आध्यात्मिक आधार है, उसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक आधार है, वो एक बड़ी भूमिका निभाता है। तो आपके पीछे कौन सा आध्यात्मिक तत्व है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सर अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे बैकग्राउंड के बारे में, सो मैं पहाड़ों से हूँ। एंड मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहां दूर दूर तक एस्ट्रोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है। इवन शुरू में तो मेरा मजाक भी उड़ाया गया दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस, है ना, क्योंकि मैं अपने खानदान की उधर और यहाँ पर अपने खानदान में इधर बहू पहली एस्ट्रोलॉजर हूँ। क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं कार्मिक होता है। जब मैं छोटी होती थी तो मैं मम्मा को हमेशा बोलती थी, मम्मा मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है। मैं बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करती थी पर पढ़ नहीं पाती थी क्योंकि समझ नहीं आती थी। तो पामिस्ट्री में कुछ कुछ हाथ देखती थी, वो होने लग जाता था और वो होता था और लोग मुझे बताते थे तूने ये बोला था ना वो हो गया। सो मुझे तब समझ नहीं आता था मेरे साथ क्या हो रहा है। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वंस आई गॉट मैरिड, सो जैसे ही मैं अपने पार्टनर से मिली जो मेरे पतिदेव हैं, ही इज वेरी स्पिरिचुअल, टच वुड। और उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, ही इज वेरी गुड इन रेकी, वो रेकी मास्टर है, काफी अच्छी रेकी करते हैं। पूजा पाठ उनका प्रॉपर है। इतनी पूजा पाठ तो मैं भी नहीं करती, ऑल्दो मैं पहाड़ों से हूँ, देवभूमि से हूँ। हम लोगों के ऐसे कहते हैं मजाक में भी, कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं पहाड़ी लोग, भगवान जी के पास पहले पहुंच जाते हैं या पंडित जी के पास पहले पहुंच जाते हैं। सो हमारा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। उन्होंने मेरी हो सकता है काबिलियत को देखा, उन्होंने मेरी चीजों को समझा कि इसे पढ़ने का शौक है। तो एक एनिवर्सरी पर वो आए कुछ साल पहले और मुझे बोला ये लो तुम्हें पढ़ना है। जब मैंने खोल के देखा तो मेरे लिए इट वाज अ सरप्राइज कि क्या है। तो थोड़े देर तो 3 महीने तो सर मुझे चक्कर आते रहे कि मैं इस चीज को कैसे करूंगी। बट यस इट्स अ ब्लेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। आई एम इनटू इट सर, एंड अब मेरा फर्ज बनता है कि इस चीज को मैं बहुत शिद्दत के साथ और बहुत इज्जत के साथ आगे लेकर जाऊं। मैम, जो एक जो हॉरोस्कोप होती है उसमें एक बड़ा एक योग होता है, या दोष कहें उसको, जिसको लेकर हमारे जो जो एस्ट्रोलॉजिकल सोसाइटी में या लोगों में, भारतीय समाज में काफी एक डर है और काफी चर्चा होती है। हम बात कर रहे हैं मांगलिक दोष के बारे में, जो मैक्सिमम कुंडली में पाया जाता है। तो आपसे जानना चाहता हूं मैम कि ऐसा जो दावा किया जाता है कि जिनकी हॉरोस्कोप में मांगलिक दोष होता है, मंगल का नेगेटिव प्रकोप होता है, उनमें जो युवक युवतियां हैं उनकी शादी में दिक्कत आती है, उनके जीवन में उनको आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। तो आपसे जानना चाहते हैं ये मंगल दोष की क्या परिभाषा है और इसका बेस्ट रेमेडीज क्या कर सकते हैं। ओके सर, देखिए मंगल दोष को आप मंगल योग भी बोल सकते हैं। देखिए अगर दोनों लोग मांगलिक है देन इट्स गुड। अगर एक मांगलिक है और एक नहीं है तो ये कोई ऐसा ऐसा दोष नहीं है। और फिर भी अगर भ्रम है तो आप अगेन जैसा मैंने बोला अच्छे से पंडित जी से प्रॉपर पूजा करवा सकते हैं। इसके लिए आप चाहे तो शादी करवाते हैं, मंगल शांति करवाते हैं, है ना। और उज्जैन में भी होती है इसकी पूजा प्रॉपर मंगल शांति की। बट मेरे हिसाब से सर ये मंगल दोष नहीं होके मंगल योग है। जो लोग मांगलिक होते हैं ना सर, दे आर फुल ऑफ एनर्जी। और अगर उन्हें नॉन मांगलिक पार्टनर मिल जाता है ना तो बस ये होता है मोस्टली तनाव का कारण भी यही बनता है कि एक पर्सन की एनर्जी को दूसरा पर्सन कैच ही नहीं कर पाता। सो दैट इज द ओनली रीजन या फिर प्रॉब्लम जो क्लाइंट्स में आती है। और रेस्ट ये भी देखना होता है सर कि मंगल दोष कहाँ पर बन रहा है, पहले घर में बन रहा है, चौथे में बन रहा है या 8वें में बन रहा है, वो भी देखना होता है कि बन कहाँ रहा है। तो उस जगह से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके बहुत सारे निवारण है, बहुत सारे समाधान है। सबसे जो बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगी दैट इज मंगल शांति की पूजा जरूर करवानी चाहिए जो भी लोग मांगलिक हैं। मैम एक बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, काफी मुश्किल सवाल है मैम। एक एग्जांपल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की तुला लगन की कुंडली है और उनके 10th हाउस में अगर चंद्र शनि का विष योग है या विष दोष है, तो इसमें देखा जाता है और ये दावे भी किए जाते हैं कि कैरियर वाइज इंसान को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, कई मुश्किल चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, पारिवारिक जीवन में भी काफी लॉसेस होता है और माँ और बेटे के रिश्ते में भी काफी क्षति इसमें देखी गई है।
तो इसके बारे में गहराई से हम चाहते हैं आप रहस्य से पर्दा उठाएं और एक बेस्ट रेमेडी जैसी बताएं ताकि जिनकी कुंडली में ये दोष है वो अपने जीवन को समृद्ध बना सकें। जी, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा सर। और ये इसे आप दोष कह सकते हैं सर, ये विष दोष कहलाता है। चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो सर, और ये दोष कहीं भी क्यों ना बन रहा हो, ऐसे इंसान को आप बोल सकते हो आज के युग का मॉडर्न साधु। ये लोग धार्मिक भी होते हैं बट मानसिक रूप से इतने जल्दी परेशान हो जाते हैं, इन्हें इन्हें हर तरह की तिगड़म चलानी आती है। इमोशनली दे कैन मैनिपुलेट आपको अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। और मम्मा के साथ मोस्टली ये होता है कि थॉट्स नहीं मिलते, और इसकी बेस्ट रेमेडी भी यही है कि आपको माँ की ही सेवा करनी है। क्योंकि शनि महाराज से रिलेटेड कोई भी जब भी आपको प्रॉब्लम आए, ये विष्णु दोष की बात नहीं कर रही हूं मैं, नॉर्मली भी कह रही हूँ, चंद्र और शनि से रिलेटेड कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, माँ के चरणों में गिर जाओ, माँ की सेवा करना शुरू कर दो। एंड रेस्ट आप भोलेनाथ की शरण ले सकते हो, भोलेनाथ पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। और सबसे जो बेस्ट ये लोग कर सकते हैं, यस, इवनिंग में मून लाइट में ये लोग वॉक कर सकते हैं या थोड़ी देर चांद की रोशनी में बैठ सकते हैं। और इसकी एक बहुत प्यारी सी रेमेडी एक और है। ऐसे लोगों को ना सर बर्फ की शिवलिंग बनानी चाहिए। फ्रीजर में आप ग्लास में आप अच्छे से बर्फ का वो बना दीजिए शिवलिंग, और उसे अच्छे से किसी भी सैटरडे आप उसकी, या तो आप हर सैटरडे या वंस इन अ मंथ एक सैटरडे प्रॉपर पूजा कीजिए। ऐसा करने से भी ये दोष घटता है, यानी कि उससे आने वाली प्रॉब्लम्स कम होती है। क्योंकि देखिए सर, कुंडली में जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि हम आपकी दशा और दिशा पलट देंगे, ऐसा नहीं होता सर। जब आप रेमेडीज करना शुरू करते हैं, प्लैनेट्स एक्टिव होते हैं, तो चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाती है सर। एक और हम आपको आपके सामने एक दोस्त से जुड़ा हुआ सवाल रखने वाले हैं जिसकी हमारे भारतीय समाज में जो अक्सर देखा जाता है, खासकर गर्ल से जो जोड़ा जाता है कि उनके वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुरु राहु के चांडाल योग के बारे में। अगर मैम किसी के 7th हाउस में गुरु राहु का चांडाल योग बन जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो देखते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ या तो शादी नहीं हो पाती, और होती है तो काफी मुश्किल भरा जीवन रहता है। तो इसका क्या उपाय कर सकते हैं और इसका आपके अकॉर्डिंग क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, आप कैसे देखते हैं इसे? ओके सर, गुरु चांडाल दोष जब भी बनता है ना, ये गुरु और केतु के मिलने से भी इसको बोलते हैं, और गुरु और राहु के मिलने से और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, अब आप खुद समझिए, एक देव गुरु है और एक गुंडा आदमी, अब वो दोनों कैसे एक दूसरे को समझेंगे? तो इसका जो सबसे मेन जो प्रॉब्लम आता है ना, इट्स नॉट ओनली वैवाहिक जीवन। ऐसे लोगों का आप देखोगे भ्रम की स्थिति का भी लेवल एक्सट्रीम होता है, मोटापा बहुत आ जाता है ऐसे लोगों में, वो चाह के भी वेट अपना कम नहीं कर पाते, चबी चबी से दिखेंगे आपको ऐसे लोग। तो जरूरी नहीं है सिर्फ मैरिज में प्रॉब्लम आए, अगेन हमें चार्ट देखना पड़ेगा कहाँ ये योग बन रहा है और किन प्लैनेट्स की इस पर दृष्टि है, या फिर ये कहाँ देख रहा है। जैसे आपने 5वां मतलब 7वां घर बोला मुझे, तो इनकी सीधी सीधी दृष्टि चली गई लगन पे, दोनों ही प्लैनेट्स की, है ना। तो अब इस केस में आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपके दिमाग पर दोनों का प्रभाव हो रहा है, तो आपके थॉट्स विचार हमेशा भ्रमित रहेंगे। आपको लगेगा जो मैंने सोचा है वही सही है, पर आप करोगे नहीं। आप समझ रहे हैं? तो भ्रम की स्थिति का जो लेवल है, मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज्यादा चार्ट्स में ये देखा है, एक तो स्टमक पे यानी कि टमी पे उनके रिजल्ट आता है, मोटापा आना शुरू हो जाता है। दूसरा, भ्रम की स्थिति इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो लोग किसी की नहीं सुनते, थोड़े से जिद्दी हो जाते हैं, अड़ियल हो जाते हैं। इसकी बेस्ट रेमेडी सर डिपेंड करता है, अगर तो राहु का प्रभाव ज्यादा है, राहु स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में आप शिव जी को पकड़ लीजिए, है ना। और अगर जुपिटर का प्रभाव ज्यादा है तो उस केस में आपको विष्णु जी को पकड़ना होता है। तो वो डिपेंड करता है, आप येलो तिलक लगा सकते हैं, हल्दी की माला से चैंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और राहु के लिए तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना ही बेस्ट है। तो दीज आर द सिंपल स्मॉल स्मॉल रेमेडीज सर। आप छोटी छोटी रेमेडीज करेंगे, आप बड़े बड़े रिजल्ट्स अपनी लाइफ में पाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। मैम हम देख रहे हैं कि मौजूदा समय में जो शनि की ढैया है वो सिंह राशि और धनु राशि पर काफी तेजी से उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और हम देखते हैं कि काफी जो सिंह और धनु राशि के लोग हैं काफी मुश्किल उनका जीवन है। तो उन लोगों के लिए आप अपनी बेस्ट क्या एडवाइस सजेस्ट करोगे जिससे कि उनकी ढैया का प्रभाव कम हो? देखिए सर, मैं जेन्युइनली लोगों को बोलूंगी, सैटर्न महाराज से डरना बंद कर दीजिए। यस, सैटर्न, राहु, केतु और मंगल, ये इन्हें थोड़ा सा क्रूर प्लैनेट माना जाता है, बट डेफिनेटली ये आपके चार्ट पे आपकी लाइफ में इम्पैक्ट भी डालते हैं, बट यू बी काइंड, नो। इसका सबसे बेस्ट रिजल्ट ये है कि आप काइंड हो जाइए,
बड़े बूढ़ों की सेवा करना शुरू करिए। मैंने आपको बताया शनि की सबसे बेस्ट रेमेडी है, अपनी माँ की सेवा करने लग जाइए। और जितने भी बुजुर्गों के आश्रम होते हैं ना, वृद्धाश्रम, वहां सेवा करना आप चालू कर दीजिए। चाहे किसी की साढ़े साती हो, चाहे मीन राशि की हो, मेष की हो, कुंभ की हो, सबके अलग अलग चरण चल रहे हैं। और चाहे ढैया वाले लोग हो, मेरे कहने से एक अच्छा सा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनकर आप हमेशा उसे अपने से टच करके रखिएगा। बस रात को सोते वक्त आपको उसको उतारना है। 7 मुखी रुद्राक्ष आपको जो बेनिफिट देगा ना इस ढैया को काटने में या फिर इस साढ़े साती को काटने में, थोड़ा सा लेजीनेस का प्रभाव ज्यादा बढ़ता है सर। जब भी हम शनि की ढैया या फिर साढ़े साती में आते हैं, मैं खुद हूँ मैं साढ़े साती में चल रही हूँ, तो ये उसके प्रभाव आते हैं सर। कभी आप बहुत लेजी हो जाते हो, दिमाग आपका बोलेगा काम करना है बट शरीर नहीं करेगा। तो उसके लिए यस, रेमेडीज हमें करते रहना चाहिए जो मैंने छोटी छोटी बताई। नहीं कुछ होता तो 7 मुखी रुद्राक्ष दी बेस्ट। जी मैम, सर। क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी की भी आपको जानकारी है, तो एक थोड़ा देश दुनिया से जुड़ा सवाल है कि जो 2025 का साल था, हमने देखा कि भारत देश के लिए काफी मुश्किल वाला साबित हुआ था। कई दुर्घटना, आतंकवादी घटनाएं देखने को मिली। तो आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि 2026 का जो साल है उसका जो मूलांक है वो 1 है और सूर्य भगवान का ये साल है। तो ये यस सर। सभी राशियों के लिए आपके नजरिए से कैसा रहेगा, और खासकर हमारे देश के लिए कैसा रहेगा? सर देखिए, राजा का साल है, नंबर 1 का साल है, ये सबके लिए अपॉर्चुनिटीज लाएगा। कोई भी राशि वाला इस बात को सुन रहा है ना मेरी, ट्रस्ट मी, यू जस्ट हैव टू रेडी एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि सन है, राजा है, अपॉर्चुनिटीज के साथ आएगा। वो आप पे है, आपको उसको लेना है या नहीं लेना है। चाहे साढ़े साथी वालों की बात करें, लेजीनेस का लेवल हाई होगा, अपॉर्चुनिटी आएगी भी, लेने से पहले 100 बार सोचोगे। जैसे कि सर कल मैं ही आपसे बात कर रही थी, सर पता नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। सी आई वांट टू बी ऑनेस्ट सर, मैं कोई ऐसे नहीं दो तरह की बातें नहीं करूंगी। सो आई वाज आल्सो नर्वस, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा। देन आई टुक अ स्ट्रांग डिसीजन, अपॉर्चुनिटी आगे से आई है तो मुझे लेनी चाहिए। सो दिस इज द ओनली थिंग। और ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है सर। हर चीज आप देखेंगे, मेटल का साल हम इसको बोल सकते हैं। मेटल की प्राइसेस बहुत हाई जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे, सोना चांदी हो गया, तांबा हो गया, कुछ भी आप देखिए बढ़ ही रहा है। और बस हाँ, इतना मैं यहाँ पे हिंट जरूर दूंगी, सोने की बाजू पकड़ लीजिए पर चांदी को कस के मत पकड़िएगा। सो ये एक छोटा सा हिंट है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो करिए, बाकी आपकी अपनी समझ है। बट सोना तो डेफिनेटली आपको लाकर देगा, बट चांदी में बहुत ज्यादा मत घुसिए। दैट इज ऑल आई कैन से। कॉपर को आप फिर थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। मैम, जी सर। जैसे जैसे कि आपने 2026 की बात करी, मैं जानना चाहता हूँ मैम कि सभी राशियों के लिए, सभी 12 राशियों के लिए एक बेस्ट रेमेडी हम चाहते हैं आप दे, ताकि उनके जीवन में संकट, दुख, बाधाएं, हेल्थ हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाए और उनके जीवन में खुशहाली आए। तो बेस्ट रेमेडीज 2026 में सभी को जनरली क्या करना चाहिए? सर देखिए, सबसे बेस्ट रेमेडी, सन का साल है, सूर्य जल दीजिए, जो कि सबसे बेस्ट और कॉमन है। बट मेक श्योर करिएगा जो वो जल आप गिराएंगे ना, उसको किसी गमले में गिराइएगा। और जो जल जहां पर आपका वो गीला होगा गमले में, वहां से मिट्टी उठाकर तिलक करना शुरू कर दीजिए आप। इससे बेस्ट रेमेडी इस साल की आपके लिए कुछ नहीं होगी। रिजल्ट मार्वेलस आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। हर महीने पूर्णिमा आती है, एक गंगा जल की बोतल रेडी कर लीजिए। और जब आप नहा लें पूरा, हर अमावस्या के दिन, हर महीने आएगी ना वो, तो आप क्या करिए, स्प्रे बॉटल से प्रॉपर अपने पे स्प्रे करिए। गंगा स्नान भी हो जाएगा और आपके बॉडी से वो पानी बाथरूम में भी नहीं जाएगा। हम गंगा जी की भी रिस्पेक्ट कर पाएंगे। सो ये 2 रेमेडीज आप कर लीजिए इस साल। आप देखिए, नेम, फेम और जो सक्सेस है चल कर आएगी आपके पास। मैम, आपको पावरफुल रेमेडीज और स्पेल के लिए भी जाना जाता है, तो कुछ ऐसी जो जो जनरल समस्याएं हैं जिनके उपाय हर आदमी, चाहे वो फीमेल हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर सभी अपने जीवन में संकटों का सामना कर रहे हैं। मैम, जैसे भी आपने पूर्णमासी की बात करी, पूर्णिमा की बात करी, हम जानना चाहते हैं मैम, पूर्णिमा का जो दिन होता है, ये दिन बड़ा खास दिन होता है। चंद्रमा के साथ साथ माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और महादेव से इस दिन को जोड़, इसका संस्कृति के अनुसार महत्व क्या है, और कोई खास मैम, कोई खास उपाय इसके लिए क्या करें ताकि उनके जीवन में उन्नति हो लोगों की? ओके सर, देखिए, पूर्णिमा की सबसे जो ब्यूटीफुल चीज है, हम बहुत डीप नहीं जाके,
उस मून को ही देख लीजिए आप, उस मून लाइट को अगर ले पाए ना उस दिन, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप ये मेरे हाथ में सब स्टोन्स देख रहे होंगे, दीज आर द रेकी स्टोन्स। और ये जो स्टोन्स होते हैं ना, इन्हें कोई भी पहन सकता है। जैसे आपने बोला कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो ये स्टोन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आते हैं। तो कोई भी इन्हें पहन सकता है। जैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं या फिर कोई भी पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें कुछ नियम होते हैं, इसके कोई नियम नहीं होते सब। और इनको आप क्या कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन कटोरी में, कांच की कटोरी में रख के आप इसे मूनलाइट में रख दीजिए, ये अपने आप चार्ज हो जाएंगे और आप इन्हें दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब हर महीने आपको ऐसे ही करना है। और जो सबसे बेस्ट स्पेल्स की आपने बात की, स्पेल्स मैं कभी करूं या ना करूं, बट पूर्णिमा के दिन मैं जरूर स्पेल करती हूँ। और अगर मुझसे कोई क्लाइंट स्पेल करवाते हैं, आई मेक श्योर कि मैं उनकी कुंडली पहले देखूं कि वो सही मकसद से स्पेल करवा रहे हैं या नहीं। इस तरह के काम मैं तो एटलीस्ट नहीं करती कि मेरा ये चला गया है वो ला दो, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई है उसे ला दो, ये काम मैं नहीं करती। बट जेन्युइन अगर मुझे लगता है कि किसी को मेरी जरूरत है, वहां मैं स्पेल्स करती हूँ। और इस स्पेल्स के जो रिजल्ट्स आते हैं सर, वो भी डिफरेंट ही होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया सर आपको, कोई भी जो विद्या है, अपने से किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं बोलने की जरूरत। ये क्यूरियोसिटी का लेवल मेरे अंदर इतना ज्यादा था, शुरू में मैंने क्या करा सर, कुछ भी सीखना शुरू कर दिया। जाहिर है, यू हैव टू पे एंड यू हैव टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो मैंने बहुत अपनी पढ़ाई पे स्पेंड किया, बट अब मैं बहुत नॉलेज के साथ धीरे धीरे हर चीज सीख रही हूँ और अपने आप को एक प्रॉपर टी बना रही हूँ। जड़ें तो मेरी वैदिक है, बट ऊपर की तरफ मैं हर चीज को ऐड करती जा रही हूँ, हर चीज को देखती और समझती जा रही हूँ कि क्या अलग है सब में। बट अगर आप जेन्युइनली सर इसका आंसर लेंगे ना मुझसे, जो मुझे अभी तक समझ आया है, इट्स ऑल द वन यूनिवर्स, वन गॉड एंड आपकी इंट्यूशन। आप किस इंट्यूशन से काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट्स भी उसी तरह के आएंगे। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। सो ये सत्य है। एक मैम, एक और खास सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं मैम। कई बच्चे होते हैं अमावस्या पर जिनका जन्म होता है मैम, ये देखने को मिला है, कई कई ग्रंथों में भरा पड़ा हुआ है कि अमावस्या पर जिनका जन्म होता है उनके जीवन में भी काफी अंधकार होता है, जीवन में काफी संघर्ष होता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ओके, आपको क्या लगता है कि क्या अमावस्या पे जन्मे बच्चे सिर्फ दुख भरा जीवन जीते हैं, और अगर ऐसा है तो आप उनको क्या रेमेडी सजेस्ट करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने अपना व्यापार चलाने के लिए इन छोटी छोटी चीजों को आधार बना लिया है, विच इज वेरी रॉन्ग। अगर किसी को लगता है आपका जन्म अमावस्या पे हुआ है और आपको लग रहा है ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, देखिए इट्स लाइफ। लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं चलती, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। बट किसी स्पेसिफिक एक दोष को या फिर किसी एक योग को पकड़ के आप पूरी लाइफ या फिर सबके लिए सेम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो यस, अलग अलग कुंडली में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे किसी के लिए गुरु किसी के लिए काल सर्प दोष से प्रॉब्लम होगी, किसी को बहुत ज्यादा गुरु चांडाल दोष से प्रॉब्लम हो रही होगी, किसी को विष दोष से प्रॉब्लम हो रही होगी। यस, वो होता है, बट वो सबके लिए सेम नहीं होता। अगर आपको फिर भी मन में वहम है और ऐसा लगता है, भोलेनाथ की शरण में चले जाइए, उससे बड़ी शरण कोई नहीं है। और साथ ही गणेश जी का आप हाथ पकड़ लीजिए। गणेश अमावस्या के दिन जितने भी लोग जन्मे हैं, अगर उन्हें लगता है कोई रेमेडी करनी है, गणेश भगवान की आराधना करना शुरू कर दीजिए। मैम, एक बड़ा जनरल सवाल है। कई लोग आज के दौर में हमने देखा है कई नकारात्मक परिस्थितियों का शिकार हैं, कई काली ऊर्जाओं के शिकार हैं, नेगेटिविटी जैसे उनके जीवन में कूट कूट के भरी रहती है। मैम, क्या कारण होता है, क्यों लोग नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं? क्योंकि आप स्पेल स्पेशलिस्ट हैं, तो क्या आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी, क्या करना चाहिए कि उनके जीवन से नेगेटिविटी चली जाए और उनके जीवन में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन सर, थैंक यू सो मच फॉर द लवली क्वेश्चन। यस, नेगेटिविटी सर कहीं से आती नहीं है, हम उसे इनवाइट करते हैं। हम कितनी देर किसी चीज के बारे में, जब हम एक जोक पर 2 से 3 बार के बाद नहीं हंस पाते, तो हम एक दुख को इतना लंबा क्यों पकड़ लेते हैं कि हम डिप्रेशन या नेगेटिविटी जैसी सिचुएशन का शिकार हो जाते हैं। एक तो ये नेगेटिविटी होती है इंसान के साथ। दूसरी होती है कि हाँ, किसी ने कुछ कर दिया, जादू टोना, नजर दोष, इस तरह की अगर कोई भी नेगेटिविटी आपको फील होती है, आप सर सबसे ब्यूटीफुल रेमेडी करिए जो मेरे घर में डेली होती है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। एक गोबर का कंडा लीजिए, उसे अच्छे से गैस पे जलाइए, उसके ऊपर लोबान,
पीली जो सरसों होती है वो डालनी है, ठीक है, और लोबान डालना है। आप चाहें उस पर कपूर, लौंग और जो भी हवन सामग्री होती है वो डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, 21 दिन लगातार अपने पूरे घर में धुनी दीजिए। आप देखेंगे 21वें दिन के बाद घर में शांति, कलह कलेश, झगड़े या फिर आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपसे डेली नहीं होता तो कम से कम हर सैटरडे गोबर के कंडे पे लोबान और पीली सरसों तो आपको डालनी ही डालनी है। आप जब पीली सरसों को देखेंगे ना सर, नॉर्मली वो जल जाती है, बट अगर नेगेटिविटी का लेवल ज्यादा होगा ना तो वो बहुत जोर जोर से चटकेगी, ऐसे गिरेगी इधर उधर, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाता है कि किस लेवल की नेगेटिविटी है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज आप जरूर करिए। और अगर आपको लग रहा है कि किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप गए हैं या कहीं फंक्शन से आए हैं, आप अगर आपको लग रहा है बहुत स्ट्रांग हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप चाय पत्ती ले सकते हैं किचन से, अपने ऊपर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फ्लश कर दीजिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो नमक लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फ्लश कर दीजिए। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल रेमेडी जो हम अपने घर से ही नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और नहीं तो मिर्ची तो जिंदाबाद, मिर्ची तो मम्मा हमारी बचपन से जलाती है ना, मिर्ची का धुआं दे दो। वो क्या होता है, कई बार बच्चे मिर्ची का धुआं नहीं ले पाते, तो आप नमक से कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है सर। मैम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसका नाम सुनकर ही कई लोगों के माथे पर बल पड़ जाते हैं। हमने कई कई परिवारों को, कई कपल को इससे जूझते देखा है। कौन सा वो प्रमुख ग्रह होता है हमारी हॉरोस्कोप में जो एक इस पूरी पोजीशन को क्रिएट करने के लिए जिम्मेदार होता है, और क्या ऐसा उपाय करें कि जो 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 पति पत्नी की बॉन्डिंग को मजबूत करे? मजबूत बनाए। ओके सर, देखिए किसी भी ग्रह पर जाने से पहले मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सभी लोगों से, प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर फर्स्ट। ये घोर कलयुग में हमने एंट्री ले ली है। सबसे पहली जो चीज इंसान के रिलेशनशिप से जा रही है वो है रिस्पेक्ट। प्यार तो आप भूल ही जाइए, प्यार तो वो 4 दिन का ही होता है। देखिए आप भी कभी भी, कोई भी आपका पार्टनर, जब आप किसी से शादी करते हो, आप कितना दिन उस प्यार के दम पर चलोगे? रिस्पेक्ट जब तक आपके रिलेशन में नहीं है ना सर, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे प्लैनेट्स इसके लिए देखे जाते हैं। मेन होते हैं जो शादी के कारक, वो होते हैं वीनस यानी कि शुक्र, जुपिटर यानी कि गुरु। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, देव गुरु, गुरु जिसका उच्च का हो या अच्छा हो चार्ट में, वो लोग तक के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं आजकल। और अगर किसी का वीनस खराब है, वीनस 6, 8, 12 में है, या फिर कुछ ऐसी चार्ट में ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन बनी हुई है कि अफेयर होना ही होना है, 5वें और 7वें का कनेक्शन है लॉर्ड्स का, एंड दे आर इन 6th, 8th और 12th हाउस में है, तो बहुत सारे ऐसे योग होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं जिससे ये ऐसी चीजें बनती है। वो हम देख के बता देते हैं क्लाइंट को, डिपेंड करता है कि कहाँ तक हमें बताना है और कहाँ तक उनको रोकना है, समझाना है, क्योंकि आप सारी चीजें एकदम से सबके आगे नहीं बोल सकते। तो मेरा ये मानना है सर, किसी के आजकल तो ऐसा हो गया कि चार्ट में सिचुएशन नहीं भी होती है ना, तब भी चीजें हो रही है। तो मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप प्लीज एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। आपकी कुंडली भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि अपने रूम में एक मिठास लानी है, आप रोज क्वार्ट्ज को यूज कर सकते हैं। दिस इज रोज क्वार्ट्ज सर, पिंक कलर का स्टोन होता है। आप चाहे तो ब्रेसलेट फॉर्म में पहन सकते हैं, नहीं तो आप अपने रूम में एक इसका प्रॉपर स्टोन भी आता है, वो रख सकते हैं। और वो नहीं होता तो एक स्प्रे बॉटल लीजिए गुलाब जल की, और रोज अपने रूम में सोने से पहले गुलाब जल की स्प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए। और बस आप देखिए अपनी लाइफ में मिठास आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, तो रॉक सॉल्ट ले लीजिए एक कटोरी में, उसमें एक एलम, फिटकरी का टुकड़ा, 5 क्लोव्स यानी कि आप 5 लौंग और 3 इलायची रख के अपने जहां भी आपका बेड है उसे थोड़ा ऊंची जगह पे या फिर कहीं भी रूम में थोड़ी ऊंची जगह पे उसे रखें, एंड एवरी मंथ आप उसे चेंज करते रहिए। आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। एंड मेन थिंग इज रिस्पेक्ट सर, किसी भी चीज से ऊपर इज्जत है जी। मैम, एक और खास सवाल है मैम, कई बार हम देखते हैं कई बड़े इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, वो काफी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, लेकिन सडन क्योंकि सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और बच्चे भी सोशल मीडिया के इस प्रकोप से बच नहीं पाए हैं, तो मैम अचानक जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो सोशल मीडिया के इफेक्शन में आके उनकी पढ़ाई में कमजोरी सामने आने लगती है, और कई बार वो अपने जो पढ़ाई से उनका मन उचटता है। तो ऐसे बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस सजेस्ट करोगे ताकि उनके बच्चे लगातार अच्छे नंबर लेके आते रहें? ओके सर, इसके रीजन तो देखिए बहुत सारे हैं। ये जो भी हमारा एस्ट्रोलॉजी पे बात हो रही है उससे डिफरेंट है कि बच्चे क्यों पढ़ाई से हटके सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं। बिकॉज एज आई सेड स्टार्टिंग में ही,
हर कोई आज के वक्त में मनी माइंडेड हो रखा है। अगर फिर भी आपको लग रहा है मेरा बच्चा बहुत परेशान है कर रहा है, या तंग हो रहे हो आप बच्चे की वजह से, तो सबसे बेस्ट जो उपाय है वो है पांचमुखी रुद्राक्ष। आप बच्चे को पहना दीजिए। अगर छोटा है तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा है तो देखो थोड़ा सुनने में वक्त लग सकता है, उसके लिए फिर आप सब स्टोन का सहारा ले सकते हैं। बट छोटे बच्चा है तो चांदी की चेन में आप उसे पांचमुखी रुद्राक्ष पहना दीजिए, नहीं तो लाल धागे में पहनाइए। बच्चों में काफी उनका गुस्सा, उतावलापन या फिर चिड़चिड़ाहट उनकी काफी कम हो जाती है। ये सबसे बेस्ट और जेन्युइन रेमेडी है सर जो मैं दे सकती हूँ। नहीं तो अगर आपको लग रहा है बच्चा बिल्कुल ही जिद्दी हो रखा है, बिल्कुल ही हमारी बात नहीं मान रहा, तो एक सूत का धागा आता है सर व्हाइट कलर का, बच्चे की जितनी हाइट है उतनी हाइट का धागा लेकर उसकी 7 बत्ती बनानी है। थोड़ा मोटा दिया बनेगा, बड़ा दिया लेना है एवरी सैटरडे, यानी कि मैं बोलूंगी मिनिमम 7 सैटरडे तो आपको करना ही पड़ेगा। वो दिया बच्चे के हाथ से जलवाना है प्रॉपर, है ना, शनिदेव से शांति की। पीपल के पेड़ के नीचे वो जला सके तो बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए क्या होता है सर, पीपल के पेड़ के नीचे शनि का वास होता है, साथ ही हमारे विष्णु जी का भी वास वही है, कृष्णा जी का भी वही वास है। तो आप ये काम कर सकते हैं, बच्चे से प्रॉपर उस दिए को जलवाइए और एक छोटा सा घी का दिया भी साथ में जलवाइए। आप देखिए बच्चा अपने आप शांत और काम होने लग जाएगा। मैम, कई बार जब कोई व्यक्ति परेशान अवस्था में एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाता है तो मैक्सिमम ये एस्ट्रोलॉजर उनकी कुंडली देखकर जो सबसे पहला जो दोष, जो सबसे पहला जो कारण उस व्यक्ति के सामने रखते हैं वो होता है पितृदोष। मैम, ये पितृदोष का कुंडली के अनुसार कैसे डिस्क्राइब होता है कि किसी व्यक्ति की लाइफ में पितृदोष है जिसके कारण जीवन में अनेक अनेक मोड़ पर समस्याएं आ रही हैं, और अगर वो पितृदोष रियल में है तो उसका क्या बेस्ट उपाय, मंत्र या हवन किस तरह से करना चाहिए कि वो पितृदोष शांत हो जाए? सर पितृदोष जेन्युइन है, ये इतना जेन्युइन है कि अगर आपकी आज के टाइम में अगर आपकी कुंडली में भी पितृदोष नहीं है ना सर, तो भी आपकी लाइफ में पितृदोष का प्रकोप होगा। क्यों? आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं, इतने एडवांस हो गए, हम चीजों को सही से कर भी नहीं रहे हैं। हम जो मरण क्रिया होती है प्रॉपर, उसको भी हम आजकल काफी लोग हैं जो अच्छे से नहीं करते हैं चीजों को, तो उसकी वजह से भी ये चीजें होती है। कुंडली में बहुत सारे प्लैनेट को देखा जाता है, राहु इसमें मेन है। अगर राहु आपके 5वें 9वें घर में बैठा है तो आप बोल सकते हैं कि आपके चार्ट में पितृ दोष है। बट बिना पितृ दोष के भी आजकल सब कोई को मैं कह सकती हूँ कि हर कोई पितृ दोष का शिकार हो रखा है। इसके छोटे छोटे साइंस आपको दिखने लगेंगे सर। एकदम से आपको जो घर में अच्छे से रहते हैं कलह कलेश शुरू होने लग जाएगी, खाने में आपको बाल दिखने लग जाएंगे अपने आप, किसी का भी बाल, स्पेशली उस इंसान के थाली में बाल ज्यादा आएगा जो पूजा पाठ ज्यादा करता होगा या फिर जिसने घर की जिम्मेदारियां ज्यादा ले रखी होगी, उसको ये साइंस ज्यादा दिखेंगे। क्योंकि पितृ बात करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन हमारे पितृ बैठे होते हैं हमें ब्लेसिंग देने के लिए। या फिर अमावस्या होती है, मैं बोलती हूँ सबको अमावस्या के दिन प्लीज जाइए। पूर्णिमा के दिन तो ऐसा होता है कि लाइक हम ब्लेसिंग रिसीव करते हैं, बट अमावस्या के दिन हम क्या कर रहे हैं, हम किसी को क्या दे रहे हैं, हम यूनिवर्स को क्या दे रहे हैं। तो मैं जेन्युइनली उनको बोलती हूँ, जिसको भी लगता है उसके चार्ट में पितृ दोष है, या जिसको भी लगता है उसने अपने बड़ों के साथ गलत करा है आज या कभी भी पहले, तो प्लीज वो हर महीने अमावस्या के दिन गौशाला में जाए और प्रॉपर चारा दान करना शुरू कर दें। आप देखेंगे इससे आपके लाइफ में जो नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बढ़ा हुआ है वो अपने आप प्रॉब्लम्स गायब होने लग जाएंगी। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है सर पितृ दोष की। मैम, एक बड़ा हमारे हिंदू रीत रिवाज के अनुसार होली का पर्व आ रहा है। मैम, होली का पर्व जहाँ एक तरफ रंग बिरंगे रंगों से खेलकर खुशियां मनाने का दिन होता है, वहीं पूजा पाठ के जरिए जीवन को संवारने का भी दिन होता है। तो होली के पर्व के लिए आप लोगों को क्या चमत्कारिक उपाय दे सकते हैं जिससे उनके जीवन में धन की बरसात हो? ओके, धन के लिए तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, मेरा बहुत ही एक कॉम्बो है जिसे कि मनी मैग्नेट और पायराइट का एक ब्रेसलेट है। वो कॉम्बो है, अगर आपको सिर्फ मनी के बारे में सोचना है और आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं तो आप मनी मैग्नेट और पायराइट के कॉम्बो को पहन सकते हैं विद सातमुखी रुद्राक्ष। इतने मैजिकल रिजल्ट आएंगे ना सर आपकी लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। और रहा सवाल होली का सर, मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, रंगों को रंगों की तरह ही खेलिएगा। बस जितना आप किसी को हर्ट ना करो, किसी को, आजकल त्योहार त्योहार रह ही नहीं गए ना सर, लोग आना जाना ही नहीं चाहते। एक छोटी सी मैं चीज जरूर बोलूंगी कि मीठा खाने से बचें किसी के भी हाथ से। जब भी ऐसे तीज त्योहार आते हैं ना,
स्पेशली व्हाइट मिठाई आप अवॉइड कर सकते हैं सब। ये एक छोटी सी सलाह है। बाकी रेमेडीज इस दिन कुछ नहीं है। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। यही जितना आप लोगों को दोगे ना, जो आप दोगे वही 4 गुना भोलेनाथ आपको वापस देने वाले हैं। मैम मैं एक पेचीदा सवाल आपके सामने रख रहा हूँ कि मैम अगर जी मान सर। लीजिए कोई क्लाइंट आपके पास आता है और उसकी हॉरोस्कोप आप देखते हैं और कोई बड़ी क्रिटिकल हेल्थ प्रॉब्लम अगर आप देखते हैं और आपको ये लगता है कि कुंडली के अनुसार कोई बड़ी अनहोनी इनके सामने घटित होने वाली है, तो आप एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या चीजों को छुपा जाते हैं या सब कुछ सामने रख देते हैं? सर डिपेंड करता है चार्ट किसका है। अगर चार्ट क्लाइंट का खुद का है तो हम हिंट जरूर देते हैं। हम किसी को सर बहुत डीप में जाके नहीं बता सकते। मेरे अपने अनुभव है, अपने एक्सपीरियंस है। अब मैं पता नहीं मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं। मैंने अपनी ही बहन को बोला था, दी यू हैव टू टेक केयर, कोई घटना घट सकती है। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा केयर रखा। सेम चीज मैंने अपने भाई को बोली, कोई घटना घट सकती है, ध्यान रखिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जाहिर है सर, कई बार क्या होता है आप नहीं ध्यान देते उन चीजों की तरफ। एंड दोनों ही दी मेरी 1 1.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ। कुछ नहीं, खड़े खड़े पेड़ पे चढ़ी थी, पेड़ से इतना नीचे गिर गई कि आप सोच नहीं सकते। भाई मेरा कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक नौकरी पे जा रहा है, एकदम से ऑपरेशन की सिचुएशन आ गई, स्टमक का ऑपरेशन करना पड़ा, तो जुपिटर का इम्पैक्ट हो रहा था। तो क्या कहने का मतलब है सर मेरा, हम बताते हैं बट बहुत डीप में या डरा के नहीं बता सकते। फिर उसमें क्या हो जाता है, सामने वाले को लगता है पता नहीं मुझसे क्या चाहिए इन्हें। तो हम बहुत अच्छे से बताते हैं। और अगर यही सिचुएशन किसी बच्चे की हो तो आप भी समझदार है सर। किसी पेरेंट्स को ऐसा बताना कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत आने वाली है, हम क्लियर नहीं बोलते सर। एटलीस्ट मैं तो नहीं बोलती कि अगला बंदा इतना डर जाए कि जीना ही छोड़ दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही जी हूँ। हाँ, बट बिल्कुल। डेफिनेटली मैं बहुत प्रेशर जरूर डालती हूँ इस तरफ कि रेमेडीज जरूर करवाइएगा। अगर पूजा पाठ वाला चार्ट है तो मैं बोलती हूँ जरूर कि प्लीज रेमेडी करिएगा, इसकी बहुत जरूरत है अभी चार्ट को। तो वो थोड़ा सा मेरा आता है, क्योंकि मैं और बार बार ये मैं बोलती हूँ, किसी विद्वान पंडित जी से, किसी जिनका उच्चारण शुद्ध हो, उन्हीं से पूजा पाठ करवाइएगा। तो ये मेरा रहता है सर। बट हम खुल के क्लाइंट को अच्छे से हम बता सकते हैं। जो मेरे पास आया उनको मैं बता सकती हूँ। बट अगर वही चीज उनके बच्चे से रिलेटेड है या फिर किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है तो, और मृत्यु तुल्य अगर कष्ट है, तो ऐसी सिचुएशन हम नहीं शेयर करते सब। ये रूल जी। है, ये एस्ट्रोलॉजी का रूल है सब। बट हाँ, हिंट हम दे सकते हैं कि आपकी तबियत खराब हो सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है। हम बताते हैं सब, बताना मैम पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी परिभाषा बदल गई है, काफी नए मॉडर्न फॉर्मेट आ गए हैं, जैसे कि हम लामा फेरा की बात करें, आकाशिक रिकॉर्ड की बात करें, या हम टैरोट कार्ड रीडिंग की बात करें। ऐसे कई प्रकार हैं जिनसे एस्ट्रोलॉजी के नए नए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में, 10 साल में कितना बड़ा परिवर्तन होगा? क्या इन सभी नए एस्ट्रोलॉजिकल फॉर्मेट में हमारी जो भारतीय वैदिक ज्योतिष पद्धति है ये कहीं खो तो नहीं जाएगी? सर देखिए, खो तो जाएगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रूट्स हैं। जैसे मैंने बोला, जड़ ही वैदिक है। आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपको खुद बता रही हूँ, मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, मैं टैरो सीख रही हूँ, मैं आप ये केपी सीखा हुआ है प्रॉपर। आप देखेंगे मेरे सर्टिफिकेशन पीछे लगे, मैंने पामिस्ट्री सीख रखी है। हर एक का रूट वैदिक है सर। आपको पता होना चाहिए कितनी राशि है, कितने ग्रह हैं, कितने नक्षत्र है, यही बेसिक है ना। तो इसके बिना तो आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं कुछ होगा। रहा सवाल आकाशिक एंड ऑल, ये मैंने भी नई टर्म सुनी है। इस चीज में अभी मैं नहीं हूं तो मैं इसके बारे में कमेंट भी नहीं कर सकती। बट इतना जरूर है सर, हर चीज अपने आप में बेस्ट है। आने वाले 5 से 10 साल जो है वो एस्ट्रोलॉजी के हैं। एस्ट्रोलॉजी बहुत बूम पे जाएगी। और मेरा बस ये मानना है सर, जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, आपस में लड़ने के बजाय अपनी नॉलेज को इंक्रीज करिए और अपना जनरली आप हेल्प करिए लोगों की, ताकि लोग उन्हें एक सही डायरेक्शन मिले। ये मार्गदर्शन की विद्या है सर, सिर्फ पैसा कमाने की विद्या नहीं है। तो मेरा सिर्फ सभी से अनुरोध यही रहेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर चलिए, एक दूसरे को खींचकर मत चलिए। क्योंकि बहुत ज्यादा हो रहा है ये भी आजकल सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को ही खींचा जा रहा है कि मैं बेस्ट हूं, मैं बेस्ट हूं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मुझे ऐसा लगता है सर, विद्या सब बेस्ट है एज लॉन्ग एज आप किसी के भले के लिए कर रहे हो। मैम अब हमारा जी जो आपसे एक सवाल है, ये किसी इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के सब्जेक्ट में ना देखा जाए, क्योंकि आप एक जी एस्ट्रोलॉजर हैं, इसलिए हम जी। आपसे ये सवाल कर रहे हैं। मैम
हमारा जो धर्म है, एक एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, जो हमारी धर्म की व्यवस्था है, चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी धर्म के हों, क्या किस जी तरह एक व्यक्ति को अपने जीवन में धर्मानुसार अपने जीवन शैली को प्रॉपर वे में आगे बढ़ाना चाहिए? सर, मुझे ऐसा लगता है धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आपको भगवान ने जो धर्म दिया है उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मेरे क्लाइंट्स की जो भी मेरे पास आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, अब मैं रुद्राक्ष किसी सिख भाई को या किसी मुस्लिम भाई को सजेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं, अगर मेरे पास वो मदद लेने आए हैं तो मैं उन्हें क्या दे सकती हूँ। यहाँ पर हेल्प कर पाते हैं, वास्तु की रेमेडीज यहाँ काम आती हैं उनके लिए, या फिर रेकी की रेमेडीज काम आती है, और ये सब स्टोन्स भी काम आते हैं सर, क्योंकि इन्हें कोई भी पहन सकता है, जैसा मैंने पहले बताया। बट अगर कोई हिंदू है और नॉर्मल हर चीज को मानते हैं तो डेफिनेटली हम रुद्राक्ष सजेस्ट करते हैं, पूजा पाठ सजेस्ट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सर, अपने सिद्धांतों पर जरूर चलना चाहिए। जो आपका धर्म है, जो आपका धर्म कहता है, उसका पालन करो। और सबसे बड़ा धर्म यही है कि अपने माँ बाप की सेवा करो। इससे बड़ा मुझे नहीं लगता सर कोई भी चीज हो सकती है। भगवान भी तभी खुश होते हैं जब हमारे माँ बाप खुश होते हैं, और अपने धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सो अगर मैं हिंदू धर्म में जन्मी हूँ तो मुझे उस चीज का बहुत प्राउड है, बहुत प्राउड है सर। एक मैम, मेरा आपसे आखिरी सवाल है मैम, क्योंकि आपने काफी बेस्ट तरीके से अपने रिप्लाई दिए हैं। लोगों को, थैंक यू सो मच उन सर। लोगों को आप, उन लोगों के लिए जो जो कि ज्योतिष की जानकारी से वंचित हैं, जो इनके पास में उनकी जन्म कुंडली नहीं है, जिनके पास में कोई साधन नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको मोटिवेट करने के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य की उनके जीवन में भी प्राप्ति हो, और जब वो आपके इंटरव्यू को देखें तो उनको ये सुविधा प्राप्त हो। तो आप ऐसे लोगों को 5 प्रमुख टिप्स ऐसे दीजिए, 5 ऐसी रेमेडीज उनको लिए, मिराकल रेमेडीज मैं चाहता हूं कि आप उनको बताइए, जो उनके धन को बढ़ाए, उनके शरीर को स्वस्थ रखे, उनके रोजगार को बढ़ाए, कैरियर की समस्याएं दूर हो, रिश्ते उनके सही बने रहें। ओके, ठीक है सर। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ रेमेडीज बताऊं, तो सबसे पहली मेरी जो रेमेडी होगी, अगर किसी को अपने बारे में नहीं पता, कम से कम हमें ये तो पता है कि हमारे माँ बाप कौन है, उनके चरण छूना शुरू कर दीजिए। अगर नहीं छूते हो तो कम से कम ग्रेटिट्यूड इस लेवल का देना शुरू कर दीजिए कि वो आपसे खुश होने लग जाए। कहा जाता है जब भी हमारे माँ बाप हमसे खुश होते हैं ना, भगवान हमसे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जो माँ बाप है सर, वो सूर्य और चंद्र के कारक है। सो सबसे पहला ये कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, उनको जताएं। जब हम अपने पार्टनर को इतना प्यार जताते हैं तो हम अपने माँ बाप को क्यों जताना भूल जाते हैं। सो एक तो आप ये करिए। सबसे बेस्ट रेमेडी है, ये सन का साल है और सन की ही रेमेडी बता रही हूँ, क्योंकि सन हो चाहे सैटर्न हो, सबको अपने माँ बाप से प्यार है। और जो लोग राहु से भी डरते हैं उनके लिए भी बता दो, उन्हें भी अपनी माँ से प्यार है। तो माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पिता का रिगार्ड करो। इससे ऊपर कोई रेमेडी नहीं है। पैसे के लिए आप क्या कर सकते हैं सर, जैसे मैंने पहले भी बताया, आप पायराइड और मनी मैग्नेट का कॉम्बो ले सकते हैं। और अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, आप सॉर्टेड है। 21 डेज में इसके मैजिकल रिजल्ट आते हैं। वो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और तीसरी जो मनी के लिए मैं रेमेडी बताऊंगी, दैट इज, आप क्या कर सकते हैं, जो सिनेमन पाउडर होता है ना, दालचीनी का पाउडर, उसे हर महीने सर 1 तारीख को अपने दरवाजे पे आइए, खड़े हो जाइए दहलीज पे, और अपने हाथ में उसे डाल के फूंक मार के अपने घर की तरफ अंदर आना शुरू करिए। ट्रस्ट मी सर, ये रेमेडी काम करती है, बहुत अच्छे से करती है। और अगर आपको लग रहा है नेगेटिविटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है, और आप घर से किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, 7 काली मिर्च आप ले सकते हैं और उसे अपनी दहलीज पर रखिए, और अपनी दहलीज को हमेशा चूम कर जाना चाहिए सर। जब भी आप घर से निकलो ना, इट्स अ ब्यूटीफुल रेमेडी फॉर ऑल। अपनी दहलीज को चूम कर जाइए, और अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए निकल रहे हैं तो उन काली मिर्चों को दबाकर आगे जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। फिर आपका जो भी काम होगा वो बनेगा ही बनेगा। सो दीज आर द लाइक फ्यू रेमेडीज सर, जो हर कोई अपनी लाइफ में ऐड कर सकता है। आपने सुना गुड़गांव की प्रसिद्ध जानी मानी नाम पे फेमस एस्ट्रोलॉजर सारिका चौहान खरबंदा को। उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से, काफी सुलझे तरीके से उन्होंने जवाब दिए। चाहे कुंडली के गंभीर दोष हो, उनके बारे में उन्होंने काफी मिराकल रेमेडीज लोगों को प्रोवाइड कराई, और ज्योतिष के कई रहस्यों से उन्होंने पर्दा उठाते हुए लोगों को सचेत किया कि वो किस तरह से पूजा पाठ के द्वारा, एक अच्छे पूजा पाठ के द्वारा
विद्वान के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा अपने जीवन को सुख समृद्धिशाली बना सकते हैं। सो मैम, थैंक यू वेरी मच अगेन मैम, थैंक्स लॉट्स, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच मैम। Thank you so much, sir. Thanks to you. Thanks for the wonderful opportunity. And it's my humble request कि आप इस इंटरव्यू के बाद मुझे अपने डिटेल्स भेजेंगे and I will give you the handwritten chart within 1 or 2 days. और फिर ये लाइफ टाइम कनेक्शन हम हमेशा बनाए रखेंगे सर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू लॉट्स। God bless you, sir. Thank you so much.